नमस्कार की न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पेंडोरा पेपर लीक्स मामले में टैक्स चोरी को लेकर कई नामी गिरामी शख्सियतों के नाम सामने आए। वहीं वसुंधरा राज सिंधे की बहू का नाम भी सामने आया है। उन्हें अभी ब्रेन ट्यूमर है, जिसके चलते कई महीनों से वो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑक्टिविया लिमिटेड में निहारिका राज को बेनिफिशियल ऑनर बताकर बैलीज में दर्शाया गया, जिसमें ऑक्टिविया लिमिटेड का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ठीक संबंधित पक्ष यानी राजे परिवार ने इस प्रकार की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं होना बताया। राजस्थान में जहां 2 विधानसभा सीटों पे उपचुनावों का घमासान है, तो वहीं अलवर और धौलपुर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में कश्मकश चल रही है। अलवर जिले में प्रदेश मंत्री विनोद सिंह को प्रभारी और सीकर माजू में नेता वरुण शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव को प्रभारी, जबकि बीकानेर के सुभाष वाल्मीकि और जयपुर के राजेंद्र शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आगामी सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कोयले की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही। इसलिए राजस्थान में कोयला लेने के लिए विभाग ने अपने 3 अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को कोलफील्ड पे भेजा। विभाग के अधिकारी एसपी अग्रवाल को एससीसीएल बिलासपुर भेजा गया। राज्य की कांग्रेस सरकार पे बीजेपी ने बिजली और कोयले की मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए। शहरों और कस्बा इलाकों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस हाईकमान को निशाने पे लिया। मायावती ने एक तीर से 2 निशाने चलाते हुए घटना के बहाने कांग्रेस के साथ ही भाजपा को भी यूपी के लखीमपुर खीरी और जम्मू कश्मीर की घटनाओं पे लपेट लिया। मायावती ने कांग्रेस सरकार को दलितों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करने की नसीहत दी। हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा में 7 अक्टूबर को हुई घटना में दर्जन भर लोगों ने जगदीश नामक युवक को लाठियों से मौत न हो जाए तब तक पीटा। पुलिस ने इस मामले में लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 2 पुलिस टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को अचानक गुजरात प्रभारी बनाए जाने के आलाकमान के फैसले पर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं। कांग्रेस से उन्हें प्रभारी बनाए जाने के आदेश से 18 दिन पहले रघु शर्मा दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। कांग्रेस के एक अहम रणनीतिकार ने इस फैसले को डिकोड करते हुए बताया कि इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम भूमिका रही। रघु शर्मा को गहलोत के ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे 2 अहम कारण हैं। लिहाजा गुजरात चुनावों में फंडिंग से लेकर विधायकों की वाड़ेबंदी की जिम्मेवारी भी राजस्थान के हिस्से ही आनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में दूसरे नंबर पे अब तक सचिन पायलट को देखा जाता है। 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। निगम प्रशासन का तर्क है कि अंतिम सप्ताह से ही आवेदन आना शुरू हो गए। ऐसे में इन आवेदकों को डिस्पोज करने का काम को गति भी दी जा रही है। इसके लिए अब तक प्रचार प्रसार शुरू किया जा रहा है। आम जनता के घर पे पंपलेट पहुंचाए जाएंगे, जिससे आवेदन करने की प्रक्रिया लिखी जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के साथ होटल के कमरे में अश्लील वीडियो बनाकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि मैनेजर के खास दोस्त ने ही उससे महिला से मिलवाया था। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला दिल्ली अलवर में भी हनी ट्रैप के मामलों में लोगों को फंसाने में गिरफ्तार हो चुकी है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और वो योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधने से कोई चूक नहीं कर रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में एक और अभियान चलाने का फैसला किया गया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को राजधानी में मौन व्रत पर बैठने और इस घटना का विरोध जताकर भाजपा पर बरसने का फैसला लिया गया। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौन व्रत रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के चिट्ठी भेजकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर 3 घंटे मौन व्रत करने का कहा गया। कांग्रेस ने इससे पहले जयपुर में पैदल मार्च करके पीसीसी में सभा कर लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध जताया था। अक्टूबर को नामांकन की जांच के बाद शनिवार देर रात निर्वाचन विभाग ने अंतिम लिस्ट जारी की। 11 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है, जिसके बाद 13 अक्टूबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया दिया जाएगा। आते जाते मानसून में नहाने के बाद पूरा राजस्थान अब अक्टूबर हीट की चपेट में। यह वो दौर है जब सूरज की गर्मी और धरती के बीच बादल नहीं। अभी आसमान पूरा साफ है। सूरज भी 10 नवंबर तक अपने तेवर दिखाने वाला। पश्चिमी राजस्थान में मानसून का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाने वाले जैसलमेर ने तपना शुरू कर दिया। उदयपुर और कोटा के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने वाली है। कुल मिलाकर राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हो या फिर पश्चिमी, सभी जिलों में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक गर्मी पड़ेगी। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बाद मानसून पहुंचा था और सबसे पहले यहां से विदा भी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार की एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी का जीवन हमेशा से सार्वजनिक रहा है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। पहला कालखंड भाजपा में आने के बाद संगठनात्मक काम का, दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल का और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर प्रधानमंत्री बनने का। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के तीनों कालखंड बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। जब पीएम को भाजपा में भेजा गया, वो संगठन मंत्री बने तो उस समय भाजपा की स्थिति सही नहीं थी। गुजरात कई पहले से भाजपा के अनुकूल राज्य नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने धैर्यपूर्ण तरीके से प्रशासन की बारीकियों को समझा और विशेषज्ञों को प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीजों को योजनाओं में तब्दील किया और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। शाह ने कहा गुजरात में सबसे ज्यादा आदिवासी उपेक्षित थे। मोदी जी ने पहली बार 2003 के बजट में सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और संविधानिक के अनुसार उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको अधिकार दिए। नरेंद्र मोदी के गुजरात में सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान देश के लोगों में आशा की किरण जगी थी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं, ये सफल हो सकती है, ये अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है। पीएम मोदी जोखिम लेके फैसले लेते हैं, ये बात सही है। उनका मानना है कि और कई बार उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, केवल सरकार चलाने के लिए नहीं। पीएम मोदी के नहीं डरने का कारण यह है कि सत्ता में बने रहना उनका लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र प्रथम को लेके वो चलते हैं। पीएम मोदी ने देश की ढेर सारी समस्याओं को पारंपरिक सोच से अलग होकर हल किया, यही रिफॉर्म है। नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के हालत काफी खराब थे। आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र में पीएम मोदी एक ही राजनीतिक शख्सियत है जिन पर हर प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं हो पाया। हर विरोध के साथ पीएम मोदी मजबूत हो गए। लोकतंत्र में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति बड़े फैसले लेता है और देश की जनता चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत चल रही है। सुबह 10:30 बजे एलएसी पे चीन के हिस्से वाले मोल्डो में बातचीत शुरू की गई। दोनों देशों के बीच लद्दाख सीमा पे सैन्य गतिरोध लंबे समय से बना हुआ है। माना जा रहा है कि आज की बातचीत में हॉट स्प्रिंगिंग में तैनात सैनिकों के मसले पे चर्चा होगी। शनिवार शाम सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा चीन अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, सब इसका मतलब है कि वह यहां लंबे समय तक रुकने वाला है। लखीमपुर खीरी में चीन यहां पे लंबे समय तक अपने सैन्य बलों का विकास कर रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के 7 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का आगे का रूप क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही गुनहगारों को सजा से बचाने के लिए काफी साबित हो सकती है।
जिन सबूतों को कोर्ट में पेश कर गुनहगारों को सजा दिलानी है। उन्हें 2 दिन तक भीड़ रौंदनी रही और पुलिस नेताओं को रोकने में व्यस्त रही। शायद इन्हीं वजह से कोर्ट ने भी हिदायत दी कि सबूतों की सुरक्षित सही ढंग से की जाए। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे आशीष के पास कितने फोन हैं। पुलिस विभाग के ही अधिकारियों का कहना है कि अपराधी को सजा दिलाने में मौका या वारदात से जुटाए गए सबूत सबसे अहम होते हैं। अफसरों का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद वारदात करने वाला जल्द से जल्द घटनास्थल से भागना चाहता है। हड़बड़ी में वह कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाता है जो उसकी पहचान के लिए साक्ष्य बन जाता है। किसी भी घटना की सूचना पर पुलिस जल्दी से जल्द पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उसे घटनास्थल से ऐसे सबूत हाथ लग सके। लेकिन इतनी बड़ी हिंसा के 2 दिन बाद पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाना शुरू किया। क्रूज ड्रग केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। 6 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद वे 2 रातें जुडिशियल कस्टडी में बिता चुके, लेकिन उन्हें जमानत मिलने पर अभी भी कई सवाल। उनके वकील सतीश मानसिंदे ने शनिवार शाम को सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दायर की, लेकिन इस पर सुनवाई सोमवार को होगी। एनसीबी भी आर्यन की जमानत का विरोध करने वाली है। दरअसल ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए अजीत कुमार की जुडिशियल कस्टडी में है। अजीत कुमार को गिरफ्तार करने के बाद अब एनसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उन्हें एनसीबी की कस्टडी में न भेजकर सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एनसीबी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आर्यन पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे। अजीत और आर्यन एक ही जेल में होने के कारण एनसीबी के लिए दोनों के साथ एक साथ पूछताछ करना आसान बात। इसी बात के आधार बनाकर एनसीबी सेशंस कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच गए। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा तो पंजाब में थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला शेष है। शनिवार को जरूरत के मुकाबले आधी बिजली का उत्पादन ही हो सका, जिसकी वजह से 6 घंटे तक कटौती करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में भी 6 घंटे बिजली कटौती हुई। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। सबसे चिंताजनक परिस्थिति राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर तुरंत समस्या का समाधान निकालने की अपील की। दिल्ली को बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार संयंत्रों के पास कोयले का लगभग 20 दिन का भंडार होना चाहिए, लेकिन यह कम होकर 1 दिन का रह गया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इस बीच टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर संभावित बिजली कटौती को लेकर सचेत किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। कुलगाम, बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग में कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई की गई। वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका में जिसका मकसद युवाओं को उकसाना और कट्टरपंथी बनाना है कि प्रकाशन और आईडीडी की बरामदगी के संबंध में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एजाज अहमद टाक पुत्र गुलाम मोहम्मद टाक, मुदासिर अहमद अहंगर पुत्र गुलाम मोहम्मदीन अहंगर के पुत्र मोहम्मद हुसैन खान को अचबल थाने ले जाया गया और पूछताछ शुरू की गई। कश्मीर घाटी में इस महीने हुए टारगेट किलिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस बीच हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारकर 500 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए युवाओं में पत्थरबाज, ओजीडब्ल्यू की संदिग्ध सूची में शामिल युवा और जमात-ए-इस्लामी व तहरीक-ए-हुर्रियत से जुड़े कैडर्स भी मौजूद। केंद्र में भेजे गए आईबी के वरिष्ठ अधिकारी की पूरी स्थिति पे पैनी नजर। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला ऑटोमेटिक बम बनाया था। परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी उन पे लगे। उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनका निधन हो गया। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया। इसके
जवाब के तौर पे डॉक्टर कदीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया था। पाकिस्तान ही नहीं, इस्लामिक दुनिया में हीरो बन गए थे। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला मुस्लिम देशों में अकेला और दुनिया का 7वां देश बन गया। अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए। उन्होंने 2 बार निशाने इम्तियाज और 1 बार हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पे हमलावर। मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुरी का दौरा भी कर चुके हैं। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का 7 सदस्यीय दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। कांग्रेस ने इसके लिए समय मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रपति से मिलकर लखीमपुर खीरी कांड से जुड़े तथ्यों का उनके सामने रखना चाहेगी और इसको लेकर कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को पुलिस ने आखिरकार शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 बार नोटिस भेजने के बाद वह शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के आला अधिकारी आशीष मिश्र की दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखे और वह साबित नहीं कर पाए कि घटना के वक्त आखिर वह कहां पे थे। उत्तर कोरिया ने अपने राजधानी शहर में नए अपार्टमेंट भवनों के निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकार ने इसको इस साल 10,000 और साल 2025 तक 40,000 और नए घर प्रदान करने का लक्ष्य बनाया। सूत्रों ने बताया इसके लिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि को साफ किया गया। जानकारी सूत्रों ने प्योंगयांग के आधिकारिक रोडोंग सिनमुन अखबार और एक प्रचार वेबसाइट उरी मिन जोकरी के हवाले से दी। उत्तर कोरिया का दावा है कि नेता किम जोंग उनके दिवंगत दादा किम इल सुंग का जन्मस्थान। रोडोंग सुनमुन ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में प्योंगयांग के पूर्वी जिले में 100 से अधिक इकाइयों के लिए अपार्टमेंट भवनों का निर्माण पूरा किया। जनवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक के 8वें कांग्रेस के दौरान उत्तर कोरिया ने 2025 तक प्योंगयांग में 50,000 अपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने साफ किया है कि चीन के ताइवान को अपने संग मिलाने के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस बार ताइवान को लेकर दिए गए बयान में उनके सुर भी काफी नरमी दिखाई दी। ताइवान को लेकर दिए गए अपने पूर्व के आक्रामक बयानों के उलट इस बार उन्होंने कहा कि इसके लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति के बयान के जवाब में साई वेंग का कहना है कि ताइवान वर्षों पहले ही अपना भविष्य तय कर चुका है। राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर हुए एक नेशनल डेली रैली को संबोधित करते हुए वेंग ने उम्मीद जताई कि ताइवान स्ट्रेट पर अब उपजा तनाव कुछ कम हो सके। उन्होंने साफ कर दिया कि चीन को इस भ्रम में नहीं रखना चाहिए कि ताइवान के लोग किसी भी तरह के दबाव में झुकेंगे। वेंग ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुताबिक अमेरिका को चेतावनी दी कि वो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करे। दोहा में दोनों के प्रतिनिधियों की आमने सामने बातचीत हुई। मुताकी ने यह भी कहा कि तालिबान से बेहतर संबंध हर किसी के लिए फायदेमंद, किसी को भी अफगानिस्तान की सरकार को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुताकी के हिसाब से उन्होंने इस बैठक में अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता और वहां की असुरक्षा से किसी के फायदे नहीं होने वाले, इससे केवल लोगों को परेशानी होगी। कतर की राजधानी में हुई इस अहम बैठक के बाद मुताकी ने अफगानिस्तान की सूत्री बख्तर से हुई बातचीत के दौरान बात की कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के साथ उनकी ये पहली बातचीत थी। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप विशेष प्रतिनिधि टॉम वेस्ट और अमेरिका की यूएसएआईडी की शीर्ष अधिकारी सारा चार्ल्स ने हिस्सा लिया। मुताकी ने यह भी साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों पर काबू पाने के लिए अमेरिका से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। अमेरिका और तालिबान के बीच ये वार्ता रविवार को भी जारी रही।
रूस के तातारस्तान क्षेत्र के मेंजेलिंग्स में रविवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 21 पैराशूटर ड्राइवर सहित 23 लोग सवार थे। 23 में से 7 लोगों को बचा लिया गया। आपत्ति मंत्रालय ने कहा कि पैराशूट ड्राइवर्स को ले जा रहा था। विमान रविवार को मध्य रूस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 16 लोगों के मारे जाने की आशंका है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष पे मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही के वाहन चलाने की धाराओं से केस दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद उसके बयान दर्ज किए गए। आशीष का क्राइम ब्रांच में भी मेडिकल टेस्ट हुआ। डीआईजी उपेंद्र कुमार ने बताया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे सके, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आशीष को क्राइम ब्रांच में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए लखीमपुर जिला अस्पताल में लाया गया। इसके लिए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश कुमार क्राइम ब्रांच में पहुंचे और मेडिकल टेस्ट किया। इसके पहले आशीष घटना के 7वें दिन शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने सुबह 10:30 बजे पेश हुआ। इसी दौरान उसके रुमाल से अपना मुंह छिपा रखा था और पिछले दरवाजे से एंट्री की। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान 14 चाय और रास्ता अंदर गया। आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और मंत्री अजय मिश्र टैनी के प्रतिनिधि अरविंद सिंह, भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल पेश किए गए। इसके एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि 13 वीडियो एसआईटी को दिए गए हैं, जिसकी जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी से टीएमसी में आए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और टीएमसी सांसद नुसरत जहां का नाम नहीं है। भवानीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा था कि टीएमसी में सुप्रिया काफी सक्रिय भूमिका में होंगे। नुसरत ने इस साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए काफी बढ़ चढ़कर प्रचार किया, लेकिन आगामी विधानसभा उपचुनाव में सीएम ममता ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। नुसरत ने एक्टर यश दास गुप्ता और एक भाजपा नेता के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर सुर्खियां बटोरी थी। तृणमूल सुप्रीयो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, देवमिमी चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती भी शामिल, साथ ही सुब्रत मुखर्जी, फिरदा हकीम, सौगत रॉय, अरूप बिस्वास जैसे अनुभवी तृणमूल नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू होने लगी है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा। इस मैसेज में कहा गया है कि राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई पे असर पड़ सकता है। अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं दी गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पे कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के अनुसार राज्य की कोयले की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। ग्राहकों से अपील भी की है कि जरूरत न होने पे लाइट डिवाइस और एयर कंडीशन बंद करके बिजली की बचत करें। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूरे देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन प्लांट से बिजली आती है उनमें 1 दिन का स्टॉक बचा है। मुंबई में क्रूज रेव पार्टी में पकड़े गए आरोपियों ने ड्रग्स छिपाने के लिए बेहद महफूज तरीके अपनाए। लड़कों ने जूतों में तो लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छिपा रखी, जिसका एनसीबी ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें सैनिटरी पैड में छिपाकर रखी गई ड्रग्स पिल्स को दिखाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक कोडलिया द इंप्रेस क्रूज से पकड़ी गई आरोपी मुनमुन धमीचा ने इस तरीके से ड्रग्स को छिपाया था।
एनसीबी ने बताया कि ये मुनमुन के कमरे से सीजरिंग का वीडियो है और इसे क्रूज पे सर्चिंग के दौरान बनाया गया। ड्रग्स केस में आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुई दिल्ली की मुनमुन तमिचा के पास एनसीबी को ड्रग्स मिली। मुनमुन एक मॉडल है और अक्सर पार्टियों में दिखती है। कई जगह वे गुरु रंधावा, सुयस राज और अर्जुन रामपाल जैसी हस्तियों के साथ दिखी है। मुनमुन मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली है। उनकी स्कूलिंग भी सागर में हुई। हायर एजुकेशन के लिए वे भोपाल शिफ्ट हुई। हालांकि अब सागर में उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता। मुनमुन के पिता का कई साल पहले और उसकी मां का पिछले साल निधन हो गया। साल 2014 से अपने भाई के साथ दिल्ली में रहती थी। वे एक प्राइवेट कंपनी में बड़ी पोस्ट पे भी काम करती थी। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान के केस का बुरा असर उनके पिता शाहरुख खान के प्रोफेशन पे पड़ता लग रहा है। लर्निंग ऐप बायजूस के बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापनों पे रोक लगा दी गई। इस ब्रांड से उनको सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए मिलते थे। 2017 से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके अलावा उनके पास आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जियो, एलजी, दुबई टूरिज्म, हुंडई जैसी करीब 40 कंपनियों का एंडोर्समेंट था। बायजूस से सवाल के बाद ये उनके साथ में हुआ है। 39 वर्षीय रविंद्रन ने 2007 में कैट की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लास शुरू की थी। 40 वर्षीय कई छात्र उनके साथ हुए। 2011 में उन्हें थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर की थी। 2015 में ऐप लॉन्च करने के बाद प्राइवेट कंपनी को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठित निवेशकों ने कंपनी में पैसे लगाए। 2018 में उनकी कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब था। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के केस का असर उनके पिता शाहरुख खान के शाहरुख खान की फोटो के साथ बायजूस के एक पोस्टर को एडिट कर लिखा गया है कि बायजूस ऐप पर घर के बुक करे चरस, गांजा, हेरोइन। अमरजीत सिंह ने 2 फोटो को कोलाज शेयर किया। पहली फोटो में स्टूडेंट पढ़ाई करते दिख रहे हैं और अश्लील हरकतें करते भी नजर आए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नाव के पलटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। करीबन 60 लोग लापता है। प्रवक्ता ने बताया कि नाव में यात्रियों के सवार होने से पहले उनकी गिनती नहीं की गई थी। ऐसे में नाव की सीटिंग कैपेसिटी को देखकर लापता लोगों की संख्या का अंदाज लगाया जा रहा है। दुर्घटना रात के दौरान खराब मौसम के कारण या फिर अधिक भीड़ भाड़ की वजह से हुई। हादसे में मरने वालों की ठीक संख्या पता करने के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करना होगा। प्रांतीय अधिकारियों ने 3 दिन के लिए शोक की घोषणा की है क्योंकि इनमें अक्सर लाइफ जैकेट नहीं पहना जाता। इस साल फरवरी में मई नौदम्बे प्रांत में कॉन्गो नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पे हवाई हमला किया जिसमें 2 विदेशी लड़ाके मारे गए। हमले में 6 सीरियाई सैनिकों के घायल होने की खबर है। सीरिया की सरकारी मीडिया सना के मुताबिक हमला शुक्रवार रात 9 बजे हुआ। इजरायली की ओर से T4 सैन्य एयरबेस पे मिसाइल दागी गई जिसमें 6 सैनिक घायल हो गए। इजरायल के डिफेंस ऑफिसर ने हमले की बात मानी। उन्होंने कहा कि हम विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स पे टिप्पणी नहीं करते। हालांकि इजरायल ने सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों के खिलाफ सैकड़ों बार कार्रवाई की, लेकिन कभी भी उसने हमले करने को स्वीकार नहीं किया। बता दें, इजरायल को अपनी उत्तरी सीमा पे ईरानी घुसपैठ का डर बना हुआ है और इसके चलते वो ईरानी बेस और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला करना चाहता है। हिजबुल्लाह लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है। ये संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पे चलता है। हिजबुल्लाह ईरान और सीरिया से राजनीतिक, सैद्धांतिक और सैन्य समर्थन हासिल करता रहा। इजरायल इसलिए ईरान के संगठन से नफरत करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार की रात एक बार फिर डाउन हो गए। इस आउटेज पे कंपनी ने कहा कि कंप्यूटरिंग प्लेटफॉर्म में आई तकनीकी खराबी के चलते
दोनों प्लेटफॉर्म डाउन हो गए। इसी वजह से कई यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार फेसबुक आउटेज का असर भारत में नहीं हुआ। जिन देशों में फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुए उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी के कुछ हिस्से शामिल रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे डाउन हुए। इस दौरान इंस्टाग्राम यूजर्स को फीड रिफ्रेश करने में मुश्किल आ रही थी। इसके साथ ही फोटो अपलोड करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सप्ताह के अंदर आए दूसरे आउटेज के लिए फेसबुक ने माफी मांगी। फेसबुक ने रात 2:45 बजे माफी मांगते हुए कहा, कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और वेबसाइट तक पहुंचने में समस्या हो रही है। कहा गया, अगर आप हमारी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमें खेद है। हम जानते हैं कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए हम पे कितना निर्भर है। सप्ताह की शुरुआत में फेसबुक आउटेज हुआ था, तब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद हो गए। चीन में चल रही बिजली की किल्लत का असर भारत पर भी दिखने लगा। वहां की सोलर इक्विपमेंट कंपनियों से सप्लाई में देरी होने के नोटिस आने शुरू हो गए। नोटिस में कहा जा रहा है कि वे आयातकारों को तय समय पे इक्विपमेंट की सप्लाई करने में असमर्थ है। सप्लाई में देरी होने के नोटिस बायर और सेलर के बीच में हुए एग्रीमेंट के एक खास क्लोजर के तहत भेजे जा रहे हैं। नोटिस के मुताबिक सोलर इक्विपमेंट की सप्लाई एक प्रत्याशित घटना के चलते रुक सकती है। इंडियन डेवलपर्स को 31 मार्च 2022 तक 5 गीगावाट के इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं। ऐसे में सप्लाई में रुकावट वाली घटना अहम हो जाएगी। सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा। देश में सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां लगाई गई उनमें से हर साल सिर्फ 3 गीगावाट कैपेसिटी के सोलर सेल और 15 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं, जो कि यही दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है। एक इंडियन कंपनी के सीईओ ने पहचान जारी न करने पर बताया, समुद्र के रास्ते माल ढुलाई में रुकावट आने से भाड़ा 4 गुना बढ़ गया। इसके अलावा कंटेनर का अभाव हो गया। नोटिस आ रहे हैं, इन सब के चलते चौतरफा समस्याएं पैदा हुई। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते सोना 388 रुपए महंगा होकर 46,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 46,592 रुपए पर था। सराफा बाजार में चांदी 459 रुपए महंगी होकर 61,080 रुपए प्रति किलोग्राम पे पहुंच गई। इस हफ्ते की शुरुआत में 60,611 रुपए प्रति किलोग्राम पे थी। त्योहारों के बीच देश में सोने की मांग पटरी पे लौट आई। बीते महीने सितंबर में 91 टन सोने की आयात हुई। सितंबर 2020 के मुकाबले 658 और कोविड महामारी शुरू होने से पहले सितंबर 2019 के मुकाबले 250% ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतों में 20% कमी और इस साल त्योहारों में बेहतर मांग की संभावना ने सोना आयात बढ़ा दिया। पिछले साल सितंबर में सिर्फ 12 टन सोने की आयात हुई। सितंबर 2019 में केवल 26 टन सोने की आयात हुई, लेकिन इस साल सितंबर में सोने की आयात उछलकर 91 टन हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार पे फिर से हमला बोला। कहा, सीएम को चाहिए था कि वे विपक्षी पार्टियों के लोगों के जाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते। यूपी ऐसा प्रदेश बन गया जहां विपक्षी पार्टियों को रोकने की परंपरा बन गई। सरकार की जैसी मंशा होती है पुलिस वैसा ही बर्ताव करती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की पहले ही स्पीच को सबने सुना था। जनता को खुलेआम कह रहे थे कि मंत्री बनने से पहले मैं क्या था, ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि सब भाग जाओगे। किसानों का मरना किसे कहते हैं, 8 लोग मारे गए, दिल दहलाने वाला सीन बन गया। इसके बावजूद न अजय मिश्रा ने इस्तीफा दिया, न प्रधानमंत्री ने उनके इस्तीफा लिया। उनके बेटे पर किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है। गांधीनगर के पेथापुर स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल की गौशाला में शुक्रवार रात एक अज्ञात व्यक्ति ने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ दिया। गौशाला के एक सेवक ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। सूचना गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी भेजी गई। 45 गांव में से जांच की गई, 65 सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। आखिर में बच्चे को छोड़ के गांधीनगर के सचिन दीक्षित राजस्थान के कोटा से मिले हैं। हालांकि बच्चे के पिता
सचिन मिल गए और मासूम बच्चे को रात में छोड़कर पीछे का कारण भी जानने को मिला। मासूम बालक को शुक्रवार रात लगभग 8:30 बजे युवक गौशाला के गेट पे छोड़ के चला गया था। गौशाला के सेवक ने फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी। बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही सभी ने राहत की सांस ली। 9 से 10 महीने के बच्चे की मां मेहंदी बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी गई। गुजरात और पड़ोसी राज्यों में लापता बच्चों की जानकारी मंगाई गई और इसके अलावा एसओजी ने भी और क्राइम ब्रांच ने भी इस केस में बड़ा फैसला लिया। परिवारों ने बच्चे को गोद लेने की ऑफर की है। पुलिस की जांच में बच्चे को छोड़ने वाले पिता सचिन दीक्षित का पता चल गया। सचिन दीक्षित गौशाला में छोड़कर परिवार के साथ राजस्थान भाग गया था। सेंट्रो कार से शिवांश का जूता मिलने पर आशंका और मजबूत हो गई। जयपुर में शुक्रवार शनिवार के दरमियान की रात पुलिस ने अपराधियों पे सेना की स्टाइल में सर्जिकल स्ट्राइक की। देर रात 3 बजे शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 145 बदमाशों और हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया। जयपुर के चारों सर्किल में 341 जगहों पर 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गैंग वॉर में शामिल आरोपी, हिस्ट्री सीटर, फरार वारंटी, चोरी की वारदातों में शामिल 382 बदमाशों की सूची बनाई। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया, शनिवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस टीमों ने जयपुर के चारों सर्किल में ऑपरेशन शुरू किया। हर टीम में 7 पुलिसकर्मी थे। हर थाना स्तर पे बदमाशों को पकड़कर घरों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे से शुरू हुआ अभियान दोपहर करीब 12 बजे तक जारी रहा। जयपुर में फरार चल रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने 3 दिन पहले ऑपरेशन पर पकड़ने की योजना बनाई। इसके बाद चारों सर्किल के एसपी, क्राइम एसपी, एएसपी के अलावा क्राइम ब्रांच, डीएसटी टीम के साथ मीटिंग की गई। एक दिन पहले कमिश्नरेट में सारे अधिकारियों के साथ फाइनल कर पूरा प्लान बनाया गया। पूरे ऑपरेशन में 2337 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। एक दिन पहले ही शाम को सभी को अलर्ट कर दिया गया था। तड़के करीब 3 बजे एक साथ सारी टीमों को ऑपरेशन में लगा दिया गया। बिहार में तेज ब्रदर्स के बीच विरासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। सत्ता के शीर्ष पर जाने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लगातार नई चाल चल रहे हैं। ताजा मामला है तारापुर विधानसभा के सीट पे होने वाले उपचुनाव में 2 दिन पहले जहां तेज प्रताप के समर्थन में संजय कुमार ने निर्दलीय के तौर पे अपना नामांकन किया था। दरअसल तेजस्वी ने शनिवार शाम संजय कुमार को अपने आवास पे बुलाया और उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया और आरजेडी में भी शामिल हो गए। उम्मीदवारी वापस लेने पर संजय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार बनाती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि और आरजेडी परिवार को मजबूत बनाने के लिए अपना नामांकन वापस। दरअसल संजय यादव हरियाणा के रहने वाले और बतौर राजनीतिक सलाहकार तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से एयर इंडिया के विशेष विमान ATR 72 से आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंची। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक रविवार सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि आगरा किला को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2020 में हुए दौरे के बाद अब कोई वीवीआईपी मेहमान ताज के दीदार के लिए आए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पे शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की 13वें दौरे की वार्ता रविवार सुबह 10:30 बजे चीन की तरफ से मालदा बॉर्डर पॉइंट पे होगी। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता हुई थी। यह वार्ता करीब 9 घंटे तक चली थी। 14 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। कहा कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए
शांति और व्यवस्था की पूरी तरह वापसी जरूरी है। दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिक और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस को त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले के इनपुट मिले थे। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकवाद विरोधी उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने इस बात पे भी चर्चा की आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमलावरों को स्थानीय समर्थन ना मिले। वहीं इससे पहले 7 अक्टूबर को स्पेशल सेल की स्वाट टीम ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पे 3 आतंकियों को गोली मार के गिरा दिया, साथ ही एक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर सभी पुलिस एजेंसियों के साथ वहां पे गए थे। देश में त्योहारों के बीच घुसकर पुलिस टीम ने आतंकवादियों को चुनौती भी दी। देश में त्योहारों के बीच जहां कोरोना के मामले रविवार को 20,000 से नीचे आए, सक्रिय मरीजों की संख्या 208 तक रही। देश भर में कोरोना के मामले अभी कम नजर आए हैं। बड़ी राहत की बात यह है कि भारत में अब कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा वह भारत के इतिहास लेखन में भूली हुई आवाजों को फिर से हासिल करने के पक्षधर में है। भूली हुई बातों के इतिहास को फिर से हासिल करने के पक्ष में है। हम घाव को खोज रहे ठीक उन्हें होना चाहिए। कोरोना के अभी बहुत कम मामले पूरे भारत में नजर आ रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करेंगी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। और मुंबई में क्रूज रेप पार्टी में पकड़े गए आरोपियों ने ड्रग्स छिपाने के लिए बेहद महफूज तरीके अपनाए थे। लड़कों ने जूतों में और लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स पे ड्रग्स छिपा रखे थे। तो अब खबरों की शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करेंगी। प्रियंका गांधी की प्रस्तावित रैली वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज से शुरू होगी। रैली से पहले वो शक्तिपीठ मां कूष्मांडा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में
किसान पहुंच रहे। प्रियंका गांधी ने अपनी रैली कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे का शीर्षक बदलकर किसान न्याय रैली चलो बनारस कर दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना और किसानों के मुद्दे को यूपी में छेड़कर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने वाली हैं। और इससे पहले शनिवार को नवरात्र के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका दुर्गा अवतार वाला पोस्टर भी जारी किया। पोस्टर में प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया। साथ ही लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भी संदेश दिया गया है कि इस तस्वीर पर बवाल मच गया है। तो वहीं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है। अब 11 अक्टूबर को ही कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इस मुद्दे को लेकर। इससे पहले करीब 12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। आशीष पर मर्डर से लेकर एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की तमाम धाराएं के चलते केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद उसके बयान दर्ज किए गए हैं। आशीष का क्राइम ब्रांच में ही मेडिकल टेस्ट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि डीआईजी उपेंद्र कुमार ने बताया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आशीष को क्राइम ब्रांच में वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए लखीमपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश कुमार क्राइम ब्रांच में पहुंचे और मेडिकल टेस्ट कराया गया। इससे पहले आशीष घटना के 7वें दिन शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने सुबह 10:36 पर पेश हुए हैं। इस दौरान भी उसने रुमाल से अपना मुंह छिपा रखा था और पिछले दरवाजे से एंट्री की थी। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान 14 बार चाय और नाश्ता भी अंदर आया। वहीं आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और मंत्री अजय मिश्र टेनी के प्रतिनिधि में अरविंद सिंह, संजय और भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम सदर भी मौजूद रहे। पूछताछ में 10 एफिडेविट और 1 पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल पेश हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 13 वीडियो एसआईटी को दिए गए हैं। इनकी जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें बीजेपी से टीएमसी में आए हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और टीएमसी सांसद नुसरत जहां का नाम शामिल है। सुप्रियो और नुसरत का नाम लिस्ट में नहीं होने से उनके समर्थकों में थोड़ा निराशा है। और भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी में सुप्रियो काफी सक्रिय भूमिका में होंगे। हालांकि भवानीपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ प्रचार में वो नहीं उतरे। बताया जा रहा है कि टिब्रेवाल से दोस्ती के चलते उन्होंने प्रचार न करने का फैसला किया है। वहीं नुसरत ने भी इस साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल के हुए विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए काफी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था, लेकिन आगामी विधानसभा उपचुनाव में सीएम ममता ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि मां बनने के बाद नुसरत एक्टर यशदास गुप्ता और एक भाजपा नेता के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। और तृणमूल सुप्रियो और मुख्यमंत्री टीएमसी महासचिव ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, देव, मिमी चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती और सयानी घोष स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। साथ ही सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, सौगत राय और अरूप विश्वास जैसे अनुभवी तृणमूल नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। मैसेज में कहा गया है कि राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के अनुसार राज्य की कोयले की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि देश में कोयले की भारी कमी है। ग्राहकों से अपील है कि जरूरत न होने पर लाइट, डिवाइस और एयर कंडीशनर बंद करके बिजली की बचत बचाएं। बता दें कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि पूरे देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन प्लांट से बिजली आती है उनमें से 1 दिन का स्टॉक बचा है, कोयला बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार से अपील है कि रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर कोयला जल्द पहुंचाया जाए। तो मुंबई में क्रूज रेप पार्टी में पकड़े गए आरोपियों ने ड्रग्स छिपाने के लिए बेहद महफूज तरीका अपनाया था। बता दें कि लड़कों ने जूतों में छुपाए थे तो लड़कियों ने अपने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स को छुपा रखा था। एनसीबी ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिटरी पैड में छिपाकर रखी गई ड्रग्स पिल्स को दिखाया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक
कॉर्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज ने पकड़ी गई आरोपी मुनमुन धमीजा इस तरीके से ड्रग्स को छिपाए रखी थी। एनसीबी ने बताया है कि यह मुनमुन के कमरे से सीजरिंग का वीडियो है और इसे क्रूज पर सर्चिंग के दौरान बनाया गया था। एनसीबी ने मुनमुन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20B और 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया है। वे अभी